नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चंपावत जिला कलेक्ट्रेट में अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सांसद अजय टम्टा के साथ चंपावत जीआईसी चौक पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री ने स्थानीय युवाओं के नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित आभार रैली में हिस्सा लिया। बता दें कि ये रैली जीआईसी चौक से चंपावत के गोरिल चौड़ मैदान तक निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं के साथ आम जनता ने भी भाग लिया। तो चंपावत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आभार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय टम्टा पहुंचे और शिरकत की। जीआईसी चौक पर आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे। जिस तरह से प्रदेश में नकल विरोधी कानून पारित किया गया है, उसको लेकर अब युवाओं ने सरकार का आभार जताने के लिए इस रैली का आयोजन किया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चंपावत भ्रमण के दौरान शुक्रवार सुबह सैर पर निकले, जहां धामी सर्किट हाउस से निकलते हुए ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले सूर्य नमस्कार उन्होंने किया और उसके बाद चाय की चुस्की भी ली। सीएम ने नित्यानंद जोशी और अन्य लोगों से इस दौरान बात करते हुए उनका हालचाल जाना, साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में भी उन्हें बताया। कार्यक्रमों और विकास कार्यों पर उनके साथ चर्चा भी की। इस दौरान वहां बच्चे रियांश से मुख्यमंत्री ने बात की और अपना आशीर्वाद भी बच्चे को दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां सुबह वो सैर पर निकले और इस दौरान धामी सर्किट हाउस से निकलते हुए ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर नित्यानंद जोशी और दूसरे लोगों से बातचीत भी की, साथ ही सभी का हालचाल जाना और लोगों को सरकार की योजनाओं, सुविधाओं आदि के बारे में भी जानकारी दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी सादगी भरे लहजे में मॉर्निंग वॉक पर निकले और चाय की दुकान पर जाकर चाय की चुस्की ली और लोगों से बातचीत की। साथ ही यहां मौजूद एक बच्चे रियांश से भी मुख्यमंत्री ने बात की और अपना आशीर्वाद भी रियांश को दिया। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है, जिसको लेकर विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने भराड़ीसैंण में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि 13 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र उत्तराखंड का शुरू होने वाला है और इस बार बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी कहे जाने वाले गैरसैंण में होगा, जिसको लेकर विधानसभा सचिवालय तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है और विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने भराड़ीसैंण में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिए हैं। जो कमियां हैं, जो हमें व्यवस्थाएं करनी हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से इनको निर्देशित किया गया है। ग्राउंड रियलिटी इसलिए दिखाई दे रही है कि कहां क्या कमियां हैं वो पहले से पता रहे, जिसको हम समय रहते पूरा कर सकें। और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल जो जनपद में है, इसके अलावा जो अतिरिक्त मांग है वो भी हमने कर दी है और उनके रुकने, रहने, खाने, इन सब की व्यवस्थाओं के लिए आज विस्तृत चर्चा होगी। अधिकारियों के साथ जो पूर्व में आ रहे हैं उनसे वार्ता की है, उनसे पूरा फीडबैक भी लिया है। तो आगामी सत्र को निर्बाध और अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं।
उसमें जो भी हमें लॉजिस्टिक की और जितना फोर्स की जरूरत होगी वो हमें मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे 80,000 में हम लोग अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गैरसैंण में इस बार का विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी, जिसको लेकर विधानसभा सचिवालय तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है और विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने भराड़ीसैंण में संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और सभी जरूरी कार्य समय पर करने के लिए निर्देश दिए। हल्द्वानी में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की चलाई जा रही योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी गई और स्वास्थ्य विभाग में बेहतरीन कार्य किए जाने को लेकर विभिन्न सुझाव मांगे। इस दौरान प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए जानकारी दी। हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकारों के साथ ये चर्चा की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की चलाई जा रही योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी गई और स्वास्थ्य विभाग में बेहतरीन कार्य किए जाने को लेकर विभिन्न सुझाव भी इस दौरान मांगे गए। साथ ही इस दौरान प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के जानकारी यहां पर साझा की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड राज्य में काफी इनोवेटिव काम चल रहा है, चाहे डॉक्टर्स के क्षेत्र में हो, चाहे नर्सों के हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे एम्स के बारे में हो। हम लोग रात दिन जो है ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दें। आज हल्द्वानी में एक स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम प्रेस के साथ रखा गया है। यह हर जिलों में हम आयोजित कर रहे हैं और इसमें लगभग 57 सुझाव प्रेस के द्वारा हमारे विभाग को मिले। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा घोटाला कांड रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक की जांच पूरी ना हो पा रही और तब तक कोई दूसरा कांड राज्य की हुकूमत और पुलिस के लिए सरदर्द बन जा रहा है। इन्हीं तमाम खबरों के बीच अब हरिद्वार पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यानी एसआईटी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई महीने से परीक्षा घोटाले में शामिल मास्टरमाइंडों की धरपकड़ में जुटी हरिद्वार जिला पुलिस की एसआईटी के हाथ अब 3 और मास्टरमाइंड परीक्षा भर्ती घोटालेबाज लग गए हैं। 6 लोग की पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 3 लोग अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें जो मेन इसकी कड़ी है, जिस पर इनाम भी घोषित हो रखा है, 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे जो मूल रूप से बलिया का निवासी है और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 50,000 के इनाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था, उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में एफडी करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया। हरिद्वार के हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद के पास एक शव मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने पुलिस टीम का गठन किया था। पुलिस को इस हत्याकांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के बाद लूटी गई धनराशि भी बरामद कर ली गई है।
हरिद्वार से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद के पास एक शव मिलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया गया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने पुलिस टीमों का गठन किया था और त्वरित कार्रवाई इस मामले में की गई, जिसके बाद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के बाद लूटी गई राशि को भी बरामद कर लिया और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। स्टेडियम है, वहां पर एक पोपिन नाम का जो युवक है, इसकी लाश मिली थी, जिसका सर जो है जानवरों ने खा लिया था। तो प्रथम दृष्टया इसमें जो है जब शक होने पर इसका जब पोस्टमार्टम कराया गया था तो उसके किसी भारी चीज से उसकी हड्डी टूटना पाया गया था। तो इस पर ही हत्या की आशंका पर जो है इसमें मुकदमा जो है तहरीर आई थी, इस पर मुकदमा 302 में दर्ज किया गया। साथ ही साथ इससे पता चला कि लास्ट एक इसका मित्र है जो उसके घर पे अक्सर आया करता था, रविंदर जिसका नाम है, और वो उसके साथ शाम को गया हुआ था। तब से रविंदर लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो पूछताछ उसने बताया कि इसको जानकारी थी कि पोपिन जो है अपने पास हमेशा 5-7 हजार 10,000 रुपए कैश रखा हुआ था। फिर उससे पूछताछ की गई और लाकर फिर नेम्ड एफआईआर भी उन्होंने करी शक के आधार पर, तो उसकी सारी चीज बता दी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल का समय पूरा हो गया है, लेकिन युद्ध अभी भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में दोनों देशों के आम नागरिक भी युद्ध को खत्म कर शांति कायम करने की बात कह रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे रूस के 24 नागरिकों के दल ने कनखल स्थित राजघाट पर गंगा पूजन कर युद्ध विराम की कामना की है। विदेशी नागरिकों ने हिंदू विधि विधान से मां गंगा की पूजा की और देश और दुनिया में शांति बहाल होने की अपील की है। ये रूसी नागरिक पिछले कई दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में आए हुए हैं। यहां लगातार 11 दिनों से हवन और गंगा पूजन किया जा रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रूस के नागरिक पहुंचे हुए हैं और हिंदू रीति रिवाजों से पूरे विधि विधानों के साथ यहां पूजा की जा रही है। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब यहां पर शांत करने के लिए लोग कामना कर रहे हैं। लगातार 11 दिनों से हवन और गंगा पूजन किया जा रहा है। हरिद्वार पहुंचे रूस के 24 नागरिकों के दल ने कनखल स्थित राजघाट पर गंगा पूजन कर युद्ध विराम की कामना की है। विदेशी नागरिकों ने हिंदू विधि विधान से मां गंगा की पूजा की और देश और दुनिया में शांति बहाल होने की अपील की है। ये रूसी नागरिक पिछले कई दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में आए हुए और लगातार यहां पर पूजा करके युद्ध विराम के लिए कामना कर रहे हैं। ये लोग रशिया से लोग आए हुए हैं, 24 लोग हैं लोग, और 24 लोग जो हैं लोग हैं, और 24 के 24 लोग जो हैं धर्मपरायण व्यक्ति हैं। सब ये सो है, धर्म के प्रति सबकी आस्था है और पहले भी हिंदुस्तान आ चुके हैं। गंगा में बहुत आस्था है, हरिद्वार में आस्था है, ऋषिकेश में आस्था है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को हम लोग जो है कैसे निपटा सकते हैं। और तो कोई रीजन है नहीं इनके पास में और कोई चांस है नहीं इनके पास में, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गंगा माई से प्रार्थना की जाए और उस युद्ध को निपटाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। 9 दिन तक ये चला। IWOC is one of the famous neurosurgery center, and I arrived in India from my country to pray for my country, for peace, all the world. रुड़की के रामपुर में मदरसा इरफानुल उलूम में सालाना जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध उलेमाओं ने भाग लिया और मुल्क में अमन, चैन, शांति, तरक्की और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान मौलाना नसीम अहमद कासमी ने बताया कि हर साल सालाना जलसे का आयोजन किया जाता है। जलसे का मकसद आवाम को बुराइयों से बचाना और अच्छी बातें सिखाना होता है, ताकि जो बुराइयां समाज के अंदर होती है उनको छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर समाज चले। जलसा है मदरसा इस्लामिया अरबिया इरफानुल उलूम रामपुर रुड़की का सालाना जलसा है। ये मदरसा 1963 में कायम किया गया था और जब इसे लगातार इसके अंदर सालाना जलसों का आयोजन किया जाता है, जलसा होता है और दरमियान साल में भी कभी कभी हो जाता है।
जलसे का मकसद होता है आवाम को अच्छी बातें बताना, उनको बुराइयों से बचाना और अच्छी बातों की तरगीब देना, ताकि आवाम जो है अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार सके। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर घमासान मच गया है। इस बार घमासान की वजह एआईसीसी की लिस्ट बनी है। बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एआईसीसी की लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं और अपनी ही पार्टी के प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी पलटवार किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सवाल उठाए और पार्टी की अंदरूनी कमियों को लेकर बयान दिया है। एआईसीसी की जो सूची जारी हुई है, उस सूची में उत्तराखंड राज्य की बहुत वरिष्ठतम हमारे विधायकगण और पूर्व विधायक मंत्रीगणों को जो है बाहर रखा गया है, जिससे स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस जनों में आक्रोश है। प्रभारी द्वारा किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया और मैं जो सूची देख रहा था उसमें इलेक्टेड लोग भी हैं और कॉप्ट लोग भी हैं। अरे भाई, अगर इलेक्टेड की बात हम करते हैं तो उत्तरकाशी और चंपावत दो जनपद ऐसे हैं जिन दोनों ही जनपदों में किसी को भी एआईसीसी मेंबर नहीं बनाया। मेरी पार्टी में तो कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो एआईसीसी पाने की योग्यता रखते हैं। उनकी योग्यता होने के बावजूद वो एकोमोडेट नहीं हो पाए। मेरे को अफसोस है नवप्रभात जी का, मुझे अफसोस है गुरिंदर सिंह गुंजवाल जी का, मुझे अफसोस है कई सीनियर्स का। यहाँ पर सूर्यवीर सिंह सरजमान जी है, इतने वरिष्ठ हैं, आप मेन उसमें नहीं रहे, तो ये है। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि हाईकमान निश्चित इन सीनियर्स का, इनके अनुभव का लाभ लेने के लिए इनको महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जिम्मेदारियां देंगे और आने वाले समय में कांग्रेस को ताकत देने का काम ये सारे सीनियर्स करेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस का परिवार का आदमी है वो नाराजगी नहीं दिखाता। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 28 की लिस्ट है, आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने 12 लोगों के नाम लिए जिनको नहीं एकोमोडेट किया, जिसमें से तिलकराज गहलोत जी से मेरी स्वयं बात हुई। देखिए, मैं प्रीतम सिंह जी की बात से 100% जो है अपने आप को जोड़ता हूं। उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने 100% सही बात कही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक सवाल है प्रीतम सिंह के ऊपर आरोप लगाने का, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि शायद वो जानते नहीं कि उनके छोटे भाई चमन सिंह 2 बार के निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। अब वो अपने गिरेबान में झांके कि उन्होंने बनाया है, और जो लोग बनाए जिनको 3-3 पद दिए हैं वो कहां से निर्वाचित रहे हैं, अगर एक बार भी कहीं निर्वाचित हुए हैं वो बताएं इस बात को। तो इसलिए इस तरह के सवाल उठाना बेकार है। चमन सिंह के बारे में जो बातें उठा रहे हैं वो बेबुनियाद है। वो 2 बार के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य रहे, पहले आप देखिए उनके बारे में। तो कांग्रेस का यांत्रिक मामला है, किसको मेंबर्स बनाना है किसको नहीं बनाना है उनका सोचना है। किंतु जिस प्रकार के सार्वजनिक बयान उभर करके आए और जिस तरह से बगावत के तेवर दिख रहे हैं, उसमें लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से फूट हो चुकी है, कांग्रेस टूट चुकी है और आने वाले समय के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन आज कांग्रेस हो गई है। और मुझे लगता है कि जिन नेताओं ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, और मुझे जो पढ़ने को मिला समाचार पत्रों के माध्यम से, वो देखा गया कि किसी बाहरी को भी इन्होंने मेंबर बनाया और उत्तराखंड के जो अच्छे नेता थे, अच्छे लीडर्स थे, उनको छोड़ दिया। और देहरादून से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विकास के दावों की खुली पोल। कार्डियो चिकित्सक के लिए तरस रहा प्रदेश। 1.25 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरो सर्जन। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 58% पद खाली। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत बेहद
खराब नजर आई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विकास के दावों की पोल खुलती नजर आई। कार्डियो चिकित्सक के लिए तरस रहा प्रदेश। 1.25 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरोसर्जन विशेषज्ञ डॉक्टरों के 58% पद खाली। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ये दावा करते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अव्वल है, लेकिन अब खराब जो हालात यहां पर देखने को मिले हैं। कार्डियो चिकित्सक के लिए तरस रहा प्रदेश। 1.25 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक डॉक्टर है जो हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरोसर्जन है। 58% पद खाली है। एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत महेंद्र भट्ट प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। बंटवारे को लेकर भी होगा चिंतन मंथन। 2024 के लोकसभा चुनाव की बनेगी रणनीति। शक्ति केंद्रों के बारे में भी होगा विचार मंथन। 2023 के निकाय चुनाव के बारे में भी होगा विचार। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। दायित्व बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही 2023 में जो निकाय चुनाव है उस पर भी चर्चा होगी। शक्ति केंद्रों के बारे में भी विचार किया जाएगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष के रूप में आईएएस बंशीधर तिवारी ने अपना कामकाज संभाल लिया है। बता दें कि एमडीडीए के उपाध्यक्ष का चर्चा संभालने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया और कहा कि अवैध निर्माण पर प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया के निस्तारण में तेजी लाना और कंपाउंडिंग में मैप यहां पेंडिंग है, जिसके लिए वार्ड, मोहल्ले और सेक्टर में जाकर हर महीने मौखिक निरीक्षण करके उनका निस्तारण करेंगे। निर्माण है उसको प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, जो मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया है उसके निस्तारण में तेजी ले आना। इसके अलावा जो कंपाउंडिंग मैप यहाँ पेंडिंग है उसके लिए हमने प्लान बनाया। आज ही हम उसका आदेश जारी कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे वार्ड हैं, मोहल्ले हैं, जो हमारा सेक्टर है, वहीं पर जाकर के समन कैंप आयोजित करेंगे और इसके लिए हर महीने के शनिवार की हम लोगों ने तिथि तय की है। लोगों के बीच जाकर के और मौके का निरीक्षण करके त्वरित वहीं निस्तारण करेंगे हर सप्ताह। इसके अलावा जो हमारे इंफ्रा के वर्क हैं उसमें हम लोग परमानेंट संपत्तियों के निर्माण की तरफ ध्यान देंगे। और अब खबर रुड़की से है, जहां शादी समारोह में भाग लेने के बाद वापस आ रहे परिवार को तेज रफ्तार डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाप और बेटे की मौत हो गई। साथ ही पत्नी और मृतक की बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भगवानपुर थाना क्षेत्र में तो 108 के द्वारा यहाँ पे लाया गया, जिसमें 2 तो ब्रॉड डेड थे और 2 की स्थिति काफी गंभीर थी। इनका ये प्राथमिक उपचार करने के बाद हमने ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया उन्हें। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।